नमस्कार, स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। दिन भर आप कई तरह की खबरें देखते हैं, लेकिन कुछ खास खबरें ही सुर्खियां बन पाती हैं। तो उन्हीं अहम खबरों को लेकर इस बुलेटिन में हम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह खास बुलेटिन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कई जिलों के दौरे कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सौगात भी दे रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राम भक्तों से रूबरू होते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राम के आदर्शों पर चलना होगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के बीच में बने पुरुषोत्तम बाग में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। साथ ही रामलीला कमेटियों के 325 सदस्यों को सम्मानित भी किया। राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है। शब्द है केवल 2 अक्षर का, रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। सीएम मनोहर लाल लोगों तक भगवान राम के जीवन के आदर्श पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता भी शामिल हुई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। अब तीर्थ यात्रा अगर कोई बुजुर्ग करना चाहते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ इसके लिए शर्तें होंगी। आपको बता दें कि बुजुर्ग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कहा है कि बुजुर्गों को अगर हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं तो उसका जो पूरा खर्चा है वो सरकार की तरफ से ही वहन किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की जीत हुई, लेकिन 3 राज्य ऐसे रहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। जब इन 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो सीएम का कोई चेहरा तय नहीं किया गया था, लेकिन अब बीजेपी इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है। बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। सभी चुनावी राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। बात हिंदी पट्टी के राज्यों की करें तो वातावरण बीजेपी के अनुकूल रहा। नतीजन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर कांग्रेस को एक बार फिर से हार से रूबरू करा दिया है। लेकिन तीनों राज्य फतेह करने के बाद अब ताजपोशी पर बात करें तो उठ बैठ तेज हो गई। इसका असर राजधानी दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है।
जीत के बाद सीएम फेस को लेकर अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दिल्ली के साथ संपर्क तेज हो चुका है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो कुछ विधायक लगातार बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व सीएम झालरापाटन विधानसभा सीट से विजयी रही वसुंधरा राजे सिंधिया के संपर्क में। तो वहीं राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से विजयी बाबा बालकनाथ दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। तो वहीं अब बालकनाथ का नाम भी सीएम पद को लेकर रेस में बना है। इसके साथ साथ विद्याधर नगर विधानसभा सीट से राजकुमारी दिया का नाम सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश से भी अब दिल्ली की दौड़ लगना शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम और बुधनी सीट से विजयी विधायक शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी सबसे प्रबल है। शिवराज सिंह चौहान का जितना जनाधार है उसे लेकर सीएम पद को लेकर उनकी दावेदारी और ज्यादा प्रबल हो जाती है। विधानसभा चुनाव भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार बढ़ा है उसे कोई नकार नहीं सकता और इसका क्रेडिट भी शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। शिवराज सिंह चौहान के बाद वसुंधरा राजे के भतीजे और ग्वालियर और चंबल के इलाके में दबदबा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार बढ़ाया है, उनका नाम भी सीएम पद की प्रबल दावेदारी के रूप में शामिल हो चुका है। इनके साथ साथ दिबिनी से विजयी रहे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सीएम की रेस में है। इसके लिए माथापच्ची शुरू हो चुकी है। तो वही बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने विजय हासिल कर कांग्रेस के सभी दावों के साथ साथ तमाम कयासों और सभी एग्जिट पोल्स को खारिज कर अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन इसके बाद अब सीएम की घोषणा को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर का यह कहना था कि सीएम को लेकर नया चेहरा होगा, बीजेपी नया चेहरा लाएगी। कहने को तो 15 साल तक सीएम रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल रहा है। इसलिए सीएम फेस को लेकर माथापच्ची अब छत्तीसगढ़ में भी चरम पर है। रेणुका सिंह आदिवासी आबादी से आती हैं और राज्य में 34% आबादी आदिवासी आबादी है। रेणुका सिंह सीएम पद के लिए नया चेहरा भी है और देखने की बात यह होगी अब क्या बीजेपी अनुभवी रमन सिंह पर दाव लगाती है या फिर नए चेहरे के रूप में किसी और को लाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर लड़ा गया और तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की। लेकिन अब तीनों ही राज्यों में सीएम फेस को लेकर माथापच्ची हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी अब तीनों राज्यों में सीएम बनाने को लेकर दिल्ली समेत तीनों राज्यों में मंथन शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का दिल्ली आना जाना भी शुरू हो गया है। चलिए बात कर लेते तेलंगाना की, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए रेवंत रेड्डी का नाम फाइनल किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और आने वाले 7 दिसंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। हैदराबाद में सीएलपी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और सीएम नियुक्त करने का अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया। मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इसका निर्णय भी ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है। दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल हुए। तेलंगाना की कुल 119 सीटों में से 64 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीआरएस ने 39 और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी को 60 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को 39.40%, बीआरएस को 37.35% और बीजेपी को 13.90% वोट मिले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चुनाव लड़ने की प्रेरणा देने का श्रेय देने वाले रेवंत रेड्डी का जन्म महबूबनगर जिले के कोंडारेड्डीपल्ली में 8 नवंबर 1969 को हुआ था। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे। वहीं रेवंत 2006 में स्थानीय राजनीति में उतरे थे और पहली बार में ही निर्दलीय के तौर पर मंडल से जीपीटीसी सदस्य चुने गए। अगले ही साल यानी कि 2007 में वो निर्दलीय के तौर पर पहली बार विधानसभा परिषद सदस्य चुने गए। अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
हर बार इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा होती रहती है। 3 बार बैठक इंडिया गठबंधन कर चुकी है, चौथी बैठक होने जा रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली कि बैठक टल गई है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक 6 दिसंबर को होने वाली थी। वहीं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंच पाने की खबर भी सामने आ रही थी, जिसके बाद बैठक को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली, वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में, जबकि जेडपीएम को मिजोरम में पूर्ण बहुमत मिली। वहीं रविवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को बैठक के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली थी। माना ये भी जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े नेता नहीं जाने वाले थे, इसलिए इस बैठक को टाला गया है। इस बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता नहीं शामिल होने वाले थे। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा घटक दलों का अनादर करने से कुछ पार्टी के नेता नाराज भी हैं। वहीं अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसे लेकर कोई तारीख नहीं तय हो पाई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 5 राज्यों की मतगणना के बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को आगामी लोकसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में कई दिग्गज शामिल नहीं हो रहे थे, इसलिए इस बैठक को टाला गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता इसमें नहीं शामिल होने वाले थे। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा घटक दलों का अनादर करने से कुछ पार्टी के नेता नाराज भी हैं। वहीं अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसे लेकर भी कोई तारीख तय नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों की मतगणना के बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में चुनाव हुए, अब परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन उसके बाद जयपुर में यहां पर खूनी खेल भी नजर आया है। करनी सेना के अध्यक्ष की धड़ाधड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गार्ड की ओर से की गई फायरिंग में एक बदमाश की मौत भी हो गई। सुखदेव सिंह पर फायरिंग के दौरान वहां मौजूद अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि कुछ गैंगस्टरों की तरफ से इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। गुदारा की तरफ से ये बयान सामने आया है और गैंगस्टर गुदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि आसपास के सभी प्रमुख रास्तों पर फिलहाल नाकाबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या को लेकर राजपूत समाज में खास गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनके घर और अस्पताल में लोगों का तांता लग गया है। इसी बीच फेसबुक पर कई तरह के वीडियो और अंतिम जो वीडियो है गोगामेडी के, वो खासकर वायरल हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान मिचोंग की। तो मिचोंग लगातार दक्षिण भारत में तबाही मचा रहा है और अब भी इसके 1-2 दिन तक तबाही की जो तस्वीरें हैं इसे लेकर सामने आ सकते हैं। यानी कि जो ये तूफान है अभी आने वाले 1-2 दिनों तक असरदार रहेगा। चक्रवाती तूफान मिचोंग तट के करीब उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और दीवार बादल क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान के लगभग उत्तर की ओर समानांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट करीब जाने और नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। तमिलनाडु में तबाही मचाकर आगे बढ़ा भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग दोपहर को बापटला के पास तट से टकराने की आशंका है। इसे लेकर आंध्र प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी है। तूफान करीब आने के साथ ये हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और तेज हो जाएगी।
आने वाले 1-2 दिन तक इसका असर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान बापटला के करीब होगा। नेल्लोर, प्रकाशम और बापटला जिलों समेत आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में पहले ही तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात प्रभावित जिलों के लिए कई वरिष्ठ नौकरशाहों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। सोमवार को सायलोन ने रविवार सुबह से भारी बारिश के बाद चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों को बिना रुके प्रभावित किया। घरों में बाढ़ आ गई और तटीय महानगर में कारों और बाइक को नष्ट कर दिया गया। चक्रवात मेचोंग का लाइव ट्रैकर में जो रूप दिख रहा है वो काफी रौद्र है। प्रभावित क्षेत्रों में तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट्टई, तिरुवनमलई, विल्लुपुरम, कुडडालोर, मय्यादुथुरई, तंजावुर, अरियालूर, पेरंबूर जैसे जिले शामिल हैं। तो चेन्नई और आंध्र प्रदेश में चक्रवात के जो असर है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। अब इसका खतरा है जिसकी वजह से एहतियातन स्कूल भी बंद रखे गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की चेतावनी जारी की है। चलिए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर मारापी ज्वालामुखी के फटने से 11 लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया में मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, जिसके चलते 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 12 लोगों की तलाश जारी है, वहीं 49 लोगों को जिंदा बचाया गया। 2891 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ने लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख फेंकी है। इससे आसपास के इलाकों में सड़कें और गाड़ियां राख से भर गई। सोमवार को भी एक छोटा विस्फोट होने की जानकारी है। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। मरापी का मतलब आग का पहाड़ होता है। ये सुमात्रा द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर्वत पर चढ़ाई के 2 रास्ते ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह के नजदीक हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। साथ ही ज्वालामुखी के मुहाने से 3 किलोमीटर दूर तक ढलान पर मौजूद गाँव को एहतियातन खाली करवाया गया। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से लावा निकलने की आशंका है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह प्रशांत रिंग फायर पर स्थित है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि होती रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्वालामुखी देखने का क्रेज लोगों के बीच हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के सुपर रिच टूरिस्ट ज्वालामुखी का ग्रैंड टूर करते थे। वे इटली और विसुवियस और एटना के ज्वालामुखी को देखने जाते थे। लेकिन वॉल्केनो टूरिज्म 2017 में न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद ये चर्चा का विषय बना और ज्वालामुखी के लिए टूरिस्ट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन दोबारा से इसे शुरू किया गया और हादसे की तस्वीर सामने आने लगी है। पिछले बार जो हादसा हुआ था उसमें 16 टूरिस्टों की जान चली गई थी। अब यही कारण है कि एक बार फिर से इस पर विचार मंथन किया जा रहा है कि ज्वालामुखी टूरिस्ट को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। चलिए बात कर लेते हैं पलवल की, जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। एक वकील के साथ मारपीट की गई है। देखिए रिपोर्ट। पलवल की न्यू कॉलोनी में बदमाशों ने खुलेआम वकील के साथ जमकर मारपीट की है और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वकील के पैर में भी गोली मारी है। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार बीते 3 दिसंबर को रात के करीब 8 बजे निजी काम से वो बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो घर वापस लौटा तो आरोपियों ने कार का पीछा किया और उसके घर पहुंच गए। आधे से ज्यादा लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और हाथों में डंडे और हथियार लिए हुए थे। इसके अलावा फायरिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है और आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कशिश रावत, ललित सिरोही, मिलन सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये अब ऐसा है, मैं 3 तारीख की शाम को पवन मेडिकल स्टोर से कोई अपनी दवाई लेने गया था। उसके बाद जैसे ही मैं वापस घर आया हूँ अपने घर के नीचे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आके मेरे पीछे लगी है, जिसमें से 8-9 लड़के ढाटा मार के उतरे हैं, हाथ में डंडे वंडे लेके, हथियार वथियार लेके।
और उतरते ही गाड़ी में से ही मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ करनी चालू कर दी और मुझे भी मारना चालू कर दिया उन्होंने। तकरीबन 4 मिनट तक इन्होंने लाठी डंडे मेरे ऊपर चलाए हैं, गाड़ियों से टक्कर मारी है आगे पीछे कर करके। जब लास्ट में जब जाते जाते जब इन्होंने मुझे गोली मारी मेरे पैर में। इस पूरे मामले में खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। बयानों के आधार पर पुलिस इस पर जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले में खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक मामले पर कार्रवाई की जाती है। पलवल में आए दिन फायरिंग और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन को भी सख्त होना होगा। चलिए बात कर लेते पृथला की, जहां पर गांव के अधिकारियों की वजह से लोगों को यहां पर रास्ते नहीं मिल रहे हैं। दरअसल सीएम के संवाद के दौरान लोगों ने यहां पर पानी की शिकायत की थी। हालांकि इन समस्या को दूर कर दिया गया है, लेकिन पानी तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया। देखिए रिपोर्ट। पृथला के अटेरना गांव में अधिकारियों की लापरवाही से लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। लोगों की शिकायत पर सीएम ने गांव में पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर गांव तक पानी तो पहुंच गया, लेकिन नहर बनाने के लिए अधिकारियों ने ग्रामीणों के रास्ते को ही बंद कर दिया। नहर बनने के कई दिन बाद भी लोगों के आने जाने की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। समस्या ये है, ये नाला था जो 6 से आता है शायद मेरे हिसाब से तो ये, और ये इसमें 61 साल में जो पानी आया है, और पानी तो आ गया, पानी भी अब बंद कर दिया। अगर पानी भेजना था पहले रास्ते का इंतजाम करना था सरकार को। अब ये रास्ता बिगाड़ के पटक दिया। हमें 15-20 गांवों का जो है निकलना बढ़ना है, और ये जो है पहले रास्ते का इंतजाम करना था, उसके बाद पानी आना था। चलो हम इसको बर्दाश्त करते हैं, अब ये तोड़ के पटक दिया रास्ता। अब हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको बनाया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। इतनी समस्या है कि ब्याह शादी चल रहे हैं, हमारा आना जाना यही रोड से ज्यादा है। ये नाला तोड़ दिया, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जनता बहुत परेशान है। अब ये रास्ता बिल्कुल आपको भी दिख रहा है, हर तरीका से बंद हुआ पड़ा है। और इधर हमारा हीरापुर गांव है, नरियाला है, इधर अटेरना के लिए जा रहा है रोड, और इस रोड से फरीदाबाद भी जाते हैं, जिससे कि ये रोड आपको दिख रहा है बंद हुआ पड़ा है, टूटा हुआ है। ना ही पलवल जाने में हमें सुविधा प्रदान हो रही है, सुविधा प्राप्त है। और मोहना वाला रोड है वो भी टूटा हुआ है, वो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और ऊपर से पानी छोड़ने के बजाय ये हमारे लिए दुखदायी है, जिससे कि हमको आना जाना बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनसंवाद के दौरान जो भी समस्या ग्रामीणों की तरफ से बताई जाती है, उसका समाधान सीएम करते जरूर हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री जनसंवाद के दौरान भी कई बार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद अब इंडिया टीम साउथ अफ्रीका जाएगी, जहां पर भी 3 मैचों की सीरीज T20 के रूप में खेली जाएगी। इसके अलावा और भी कई फॉर्मेट में मैच होने हैं, जिसे लेकर अब स्क्वाड तय कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज में जीत हासिल की, जबकि अब टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ही करते नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका नहीं मिला था, लेकिन इस सीरीज में उन्हें चुना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म को देखते हुए
गिल को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, जबकि स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को भी पहले मुकाबले से प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। पहले मुकाबले में टी20 फॉर्मेट में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करने वाले 3 पर्ची खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि सिराज का टी20 फॉर्मेट में इकोनॉमी बेहद ही खराब है और सभी ही मैचों में काफी महंगे साबित हुए हैं। बाकी 2 खिलाड़ियों में मुकेश कुमार और श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।